हमारे यहाँ क्या ना कि बस मार्केट भाग रहा है, बिकॉज वो लॉन्च कर दे तो खरीद लो, वो लॉन्च कर दे तो खरीद लो, नया नया लॉन्चेज हो रहा है, लोग घुस तो रहे हैं कहीं। गॉड फॉरबिडेन जो 2012 के बाद 2013 14 15 में जो सिचुएशन आया था, एक साल के लिए भी वो चीजें आ जाता है तो मार्केट रुक जाएगा। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रसिद्धि रियल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ कमर्शियल। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे आज के समय गुड़गांव में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ऐसे में कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए ऑप्शंस हो सकता है और क्या सही ऑप्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि गुड़गांव के अंदर क्या कमर्शियल ओवर सप्लाई है या फिर सही है। शिवम, ओवर सप्लाई बिल्कुल नहीं है। पहले आप ये समझना जरूरी है कि कमर्शियल मार्केट होता क्या है। सी हम रियल एस्टेट के सेगमेंट को करते हैं ना, हमारा रियल एस्टेट ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कमर्शियल, दूसरा रेसिडेंशियल और तीसरा इंडस्ट्रीज। जब हम रेसिडेंशियल की बात करते हैं तो रेसिडेंशियल में भी देखो सेगमेंट होता है। आपका प्लॉट आ गया, फ्लोर आ गया, अपार्टमेंट आ गया, विला आ गया। सेम जब हम कमर्शियल की बातें करते हैं तो आप देख लो, शॉप हो गया, ऑफिसेज आ गए। शॉप में भी अलग अलग हो जाता है, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, फूड कोर्ट हो, सिनेमा हॉल हो, ये सारे रिटेल का पार्ट हो जाता है। देन ऑफिसेज। यदि मैं कमर्शियल की बात करूं कि ओवर सप्लाई है तो बिल्कुल सही नहीं है। इवन आप देखो आफ्टर कोविड जो प्रोडक्ट खाली भी थे सडनली वो भर गए। सोना रोड पे बहुत सारे ऑफिसेज खाली थे, आज आपको खाली बहुत कम मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओवर सप्लाइड है। और जो गुड़गांव का जो पॉपुलेशन है अभी 24 लाख है, ये आज का डेटा है। आप गूगल पे जाकर गुड़गांव का पॉपुलेशन सर्च करना 2031 का, तो उस समय का पॉपुलेशन गूगल बोलता है 69 लाख होगा। तो आज 24 लाख है, 69 लाख होगा। ये जो डिमांड आने वाला है तो क्या आपको ऑफिस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिकॉज सी गुड़गांव का जो है इसका मेन जो ओरिजिन ही है ऑफिस, आईटी, एसीजेड, बीएसएफआई, इन सब वजहों से बना है। यहाँ पे आप लोकल की बात करें तो गुड़गांव में लोकल के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। 3 लाख लोग थे, उनकी वजह से गुड़गांव बनता ही नहीं। गुड़गांव बना है साइबर सिटी, जो आईटी एसीजेड है, मारुति हो गया, होंडा हो गया, बहुत सारी कंपनियां आ गई, उसकी वजह से है, कमर्शियल की वजह से। आप देखो तो फॉर्च्यून 500 में 350 कंपनियां गुड़गांव में है। स्टार्टअप की बात करते हैं तो 150 से ज्यादा कंपनियां अभी गुड़गांव में है। तो आप देखो कि कितना वर्किंग कपल आ रहे हैं, वर्किंग मेंबर आ रहे हैं। वर्किंग मेंबर जैसे जैसे आते हैं उनका रिक्वायरमेंट घर वगैरह से होता है, और जैसे जैसे लोग आते हैं उनका रिक्वायरमेंट अगेन फिर से कमर्शियल की तरफ तो जाएगा ना। आप रिटेल की बात कर लो तो एक आपको शायद जान करके अजीब सा लगेगा कि एक डेटा आया था कि 400 लोगों पे ना एक बाल काटने के लिए हजाम चाहिए होते हैं। ये एक मतलब जॉ का पार्ट है, बट ये फैक्ट है कि 400 लोगों पे ना एक आपको सलून वाला बंदा चाहिए। जब 70 लाख लोग होंगे तो सिर्फ सलून वाले कितने बंदे की जरूरत पड़ जाएगी? और एक सलून में 5 बंदे तो नंबर ऑफ सलून कितनी जरूरत पड़ेगी आप ये देखो। जब सलून का जरूरत पड़ेगा, हमारा बेसिक नीड क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। आप आज देखो तो हर एक जगह पे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, फूड आउटलेट खुल रहा है, लाइक रिमोट वे पे हम बातें कर रहे हैं तो आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये सब चल रहा है ना। तो ये तो जरूरत है, ये जरूरत है, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो ओवर सप्लाइड तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात कि मार्केट चलना नहीं चलना, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ओवर सप्लाइड नहीं है। जो आपका क्वेश्चन था कि क्या कमर्शियल ओवर सप्लाइड है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेरीज रहती है। एक्चुअली उन्हें कोई सही समझाने वाला नहीं मिल रहा है। यदि आप सही तरीके से समझाओ तो ओवर सप्लाइड तो है ही नहीं। क्योंकि कई मैंने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है, लोग ये बात करते हैं कि कमर्शियल इज ओवर सप्लाइड इन गुड़गांव। तो अभी काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम दूसरी चीज़ को जानते हैं कि रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो आइए रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रेसिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल, दोनों में क्या कोई मैच है? अलग अलग डिफरेंस है। डिफरेंसेस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। देखिए रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है। आप कहीं पे भी कोई भी मार्केट उठा कर देखें तो रेसिडेंशियल कब इन्वेस्टमेंट बना है? कभी रहने के लिए होता है वो। सी
रेसिडेंशियल को लोग ना, एक होता है क्या कि हमारे यहाँ ना एक भेड़ चाल होता है। जब मार्केट तेज होता है तो सारे लोग आते हैं, मार्केट जब गिरता है तो सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि पिछले जो कोविड सेकेंड वेव आया था उसके बाद रेसिडेंशियल मार्केट ठीक हुआ। जब बिकॉज क्या था कि लोग पहले छोटे घर में रहते थे, उनको लगा कि नहीं अब मुझे बड़े घरों की जरूरत है, तो लोग बाहर निकले। प्लस लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल था क्या कि मार्केट डाउन होगा डाउन होगा। जब उन्होंने देखा कि कोविड का टाइम निकल गया, मार्केट डाउन नहीं हुआ, तो जितने सारे अंदर बैठे हुए थे बंदे सारे बाहर आ गए। बट बाहर आने का भी तो एक लिमिट होता है ना। सारे बाहर आ गए, सबने अपना यूनिट जो खरीद लिया, तो उसके वजह से क्या हुआ कि रेजिडेंशियल मार्केट अप हो गया। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आप रेजिडेंशियल को इन्वेस्टमेंट तब करेंगे ना, जैसे कि मैंने एक फ्लैट लिया, वो फ्लैट रेडी टू मूव इन हो गया, मैं उसको रेंट आउट करूँ और जो मुझे रेंटल मिले, या फिर जो मैंने इनिशियल लेवल पे बुकिंग कर दिया था, थोड़ा सा पैसा दिया, लाइक 10%, 20%, 25% पैसा दिया, और मुझे अब 4 साल बाद देना है, और जो 4 साल का जो एप्रिसिएशन आ रहा है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हाँ, ये होता है। बट ये आप एक तरीके से ये समझ लो कि एक रिस्की मार्केट भी हो जाता है। जो आज आप मार्केट देख रहे हो ना, 2012 का मार्केट भी ऑलमोस्ट सेम था। अच्छा, सेम था। उस समय प्रॉपर्टी का रेट काफी तेजी से भाग रहा था, स्पेशली गुड़गांव का तो बहुत तेजी से भाग रहा था। उस समय जो लोग भी नया लॉन्चेज आ रहा था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आईरियो का कॉरिडोर है, 2012-13 में वो प्रोजेक्ट आया था। जब लॉन्च हुआ तो 12,750 का रेट था। उसके बाद वो मार्केट जो डिप हुआ कि 6,000 तक पे चला गया था। आप 50% कर गया पूरा, गिरा है। आप डीएलएफ बहुत अच्छा नाम है, 2012-13 में उसने अपना 2 प्रोजेक्ट लेकर के आया था, अल्टीमा और प्राइमस। जिस रेट पे उन्होंने लॉन्च किया था उस समय, वो मुझे जहां तक याद है कि अल्टीमा जब लॉन्च हुआ था तो 8,500 रुपये का बेसिक प्राइस था, प्लस अदर चार्जेस करते करते 10,500 11,000 पे चला गया था। बीच में एकदम डाउन हो गया था, गिर गया था। सेम चीज प्राइमस के साथ था। तो मार्केट जो अभी क्या है ना, क्या मैंने अभी आपसे एक लाइन बोला कि इंडिया जो सेंटिमेंट पे चलता है, लॉजिक पे नहीं चलता है। अभी मार्केट जो चल रहा है, आप देखो किसी भी बिल्डर को उठा करके देख लो आप रेजिडेंशियल में, पिछले 2 साल में बहुत सारे लॉन्चेज हुए। बिल्कुल, हाँ। बहुत सारे लॉन्चेज हुए 2 साल में। स्पेशली हम लास्ट 1.5 साल की बात करें तो बहुत सारा लॉन्चेज हुआ है। मैं बात करूं तो M3M का 111 में क्राउन आ गया, देन स्मार्ट वर्ल्ड का आ गया, देन अलान का प्रेसिडेंशियल आ गया, देन हीरो का आ गया, देन शोभा का आ गया, देन गंगा रियलिटी आ गया, देन सेंट्रल पार्क आ गया, देन डीएलएफ आ गया। एक के बाद लगातार मतलब ऐसे ऐसे बिल्डर अपना लॉन्च कर रहे हैं। लाइक नवराज बिल्डर है, वो आ गया। देन एमआरजी को आप देख लो, रुक ही नहीं रहा चीजें। तो होता क्या है ना कि बिकॉज मार्केट अच्छा है, मार्केट अच्छा है तो हमारे यहाँ सारे इन्वेस्टर मार्केट में घुस गए हैं। लेकिन ये एक डरावना सेगमेंट भी है। अच्छा, बिकॉज होता है क्या है कि आप कभी भी देखना कि जब मार्केट चल रहा है, नया नया लॉन्चेज हो रहा है, लोग घुस तो रहे हैं कहीं, गॉड फॉरबिडेन, जो 2012 के बाद 2013, 14, 15 में जो सिचुएशन आया था, 1 साल के लिए भी वो चीजें आ जाता है तो मार्केट रुक जाएगा। लोगों का पैसा ही चला जाएगा। पैसा तो नहीं जाता, रियल एस्टेट में कभी किसी का पैसा नहीं जाता है। हाँ, लेकिन जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा ये रेट आएगा, वो नहीं आ पाता। जैसे प्राइस नीचे कर लोग डर जाएंगे तो बहुत से लोग भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही होता है। 2012-13 में भी सेम ही शेयर मार्केट की तरह, जैसे नीचे गिरता है लोग भागते हैं। एक अलग चीज हो गया, यहाँ पे भी यही है। हमारे यहाँ क्या ना कि बस मार्केट भाग रहा है, बिकॉज वो लॉन्च कर दे तो खरीद लो, वो लॉन्च कर दे तो खरीद लो। अब 2012-13 में भी देखोगे ना तो उस समय भी यही सेम चीज था कि रेसिडेंशियल में कोई राइस एक्सपोर्टर आ गए थे, तो कोई गुटखा वाले आ गए थे, पूरा का पूरा टावर अंडर राइट कर रहे थे और ले रहे थे। बाद में सारा चीज रुकता चला गया था। बिल्कुल। तो एक होता है ना कि मतलब मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक सेंटिमेंट जो है वो अभी काफी अच्छा है। उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 जो अभी आने वाले इलेक्शन है उसमें बीजेपी आएगा तो सेंटिमेंट उतना हिट नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से भाग रहा है वो रुकेगा। तो एक होता है ना कि यहाँ पे सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल को समझना चाहिए। मैं कमर्शियल की बात करूं तो उसका उल्टा हुआ है। आफ्टर कोविड कमर्शियल बिल्कुल ही रुक गया है। अब किसी भी मार्केट को उठा लो, चर्चा ही नहीं होती है बिल्कुल लोगों के बीच। लोग चर्चा ही नहीं करे वहां पे जो इन्होंने इन्वेस्ट किया। बिकॉज कोविड के बाद क्या हुआ,
वर्क फ्रॉम होम होना शुरू हो गया, ऑफिसेज खाली। जब ऑफिसेज खाली हो गए तो बहुत सारे टेनेंट ने घर ऑफिस छोड़ दिया। रिटेल मार्केट पिछला 1.5 साल तक तो ऑलमोस्ट डेड था ना, बिकॉज लोग जा ही नहीं रहे थे, रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, बहुत सारी चीजें बंद हो रहे थे। अब बिलीव नहीं करोगे कि 2021-22 में एक बारी मैं लिंक्डइन पे बैठा हुआ था और मैंने सिर्फ एक नोटिस डाला था और मेरे पास कम से कम 200 लोग के जॉब के रिक्वायरमेंट आ गए थे और मैक्सिमम लोग हॉस्पिटैलिटी से थे, रेस्टोरेंट, होटल, वहां से थे मैक्सिमम लोग। जब हम लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके फिर से चलना शुरू हुआ है, अभी होना शुरू हो गया, ऑफिसेज भरने शुरू हो गए हैं, रिटेल भरने शुरू हो गए हैं, तो जैसे जैसे भरेगा फिर से ही चलना शुरू हो जाएगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा कमर्शियल होता है। कमर्शियल, जहाँ इन्वेस्टमेंट वहाँ कमर्शियल। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही कमर्शियल होता है। आप एक प्रॉपर्टी में एक पैसा लगाते हो, सपोज कि आपने एक लिमिटेड अमाउंट लगाया, उसके ऊपर आपको मंथली जो रेंटल आ रहा है वो तो आ ही रहा है ना, एक डिविडेंड की तरह तो महीने का महीना आ रहा है, प्लस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग भी तो अप्रिशिएट हो रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया ना। रेसिडेंशियल में ही कहाँ होता है, होता भी है तो बहुत परसेंटेज के हिसाब से भी काफी कम होता है। आप लग्जरी प्रॉपर्टी की बात करते हो तो उसका होता है, बिकॉज वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन जो नॉर्मल फ्लैट है, जनरल फ्लैट है, उस पे नहीं होता है। आप आज भी देख लो मार्केट में 2012 में जो प्रॉपर्टी का रेट था, आज मार्केट बहुत तेज है, लेकिन जो रीसेल हो रहा है वो उसी रेट पे हो रहा है जो 2012-13 का रेट था। 10 साल में ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बिल्कुल। ये तो है। तो कमर्शियल जो होता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा ही अच्छा रहता है। आप किसी भी HNI या सुपर HNI के पास देखना तो उनके पास रेंटल का एक मीडियम होता है और वो कमर्शियल या ऑफिस बिल्डिंग होता है। एक्जेक्टली। तो अभी तक हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कौन बेस्ट होता है। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है सीधा कमर्शियल, रेजिडेंशियल वैसे भी इतना रिटर्न्स नहीं होते हैं। तो हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि गुड़गांव के अंदर जिस तरीके से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कमर्शियल को उतने नहीं बढ़ रहे हैं पर रेजिडेंशियल को बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम दो चीज़ें समझते हैं कि एक्चुअल में प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, और दूसरा प्राइस बढ़ने के साथ साथ में तो अभी ये जो समय है इसमें रेजिडेंशियल में जाना चाहिए या कमर्शियल में जाना चाहिए गुड़गांव के अंदर। तो आइए अब इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देखते हैं, जानते हैं। ये शिवम बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि प्राइसिंग कैसे बढ़ता है। अब कभी कोई भी रेसिडेंशियल का देखना है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, कि जब प्रॉपर्टी बन रहा है उस प्रॉपर्टी के सामने से या प्लॉट के सामने से कोई हाईवे निकल जाए बिल्कुल तो रेट बढ़ जाता है। कोई नया इंफ्रा आ जाए, लाइक अभी आप देखो तो जेवर एयरपोर्ट का हल्ला हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट का हल्ला हो रहा है तो उसकी वजह से सराउंडिंग का प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। ऑब्वियस बात है। ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे आप देख लो, बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने वाला था तो जो प्रॉपर्टी 6,000 का था आज वहाँ पे 16,000-17,000 पे लॉन्च हो रहे हैं। इवन सेंट्रल पार्क में तो 25,000 कर दिया, वहाँ 23, 24, 25 के 25,000 पे चला गया। तो वो उसका रीजन क्या था प्रॉपर्टी का प्राइसिंग का, कि द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो मैंने क्या बोला है कि आपका इंफ्रा की वजह से प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट होता है रेसिडेंशियल में। ठीक है कि भाई आपके हाईवे आ गया, कोई मेट्रो क्रॉस हो रहा है, या फिर कोई रोड निकल गया, एयरपोर्ट आ गया, रेलवे स्टेशन आ गया, मार्केट आ गया, उसकी वजह से प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट होता है रेसिडेंशियल में। कमर्शियल में ये चीजें नहीं है। कमर्शियल में प्रॉपर्टी का रेट अप्रिशिएट होता है, वहां पे तो एक फैक्टर है कि ठीक है हाईवे निकल गया तो वो आएगा ही आएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, लीजिंग कैसा है। लीजिंग, हाँ। कमर्शियल में लोकेशन मतलब रखता है, लेकिन ये हम बोले कि बहुत मतलब रखता है, ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप एग्जांपल देखो कि हम लोग अभी DLF फेज 2 में बैठे हुए हैं। DLF फेज 2 के सामने सिटी कोर्ट है, इससे बढ़िया लोकेशन क्या हो सकता है। बेस्ट लोकेशन रैपिड मेट्रो जस्ट बगल, रैपिड मेट्रो जस्ट बगल में है, साइबर सिटी जस्ट बगल में है, DLF फेज 1, 2, 3 के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड है। पॉश एरिया है, सबसे पॉश एरिया में। बिल्कुल। क्या मार्केट चल रहा है? जब मार्केट नहीं चल रहा है तो उसका रीजन क्या था, जबकि बिल्डर भी DLF है। बिल्डर कौन है? तो DLF है। हाँ। मार्केट चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो अब हम इसको क्या बोले कि ये सारा इंफ्रा था, सब कुछ होने के बाद भी नहीं चला। पता है क्यों? लीजिंग। DLF ने कभी इस बिल्डिंग को लीज कराने की कोशिश ही नहीं की। आप नीचे जाओ तो 2-4 आगे फ्रंट साइड में आपको बैंक दिख जाते हैं, पीछे वही स्पा, वही छोटे छोटे ऑफिस ऊपर खुले हुए, मार्केट खत्म।
सारे ग्राउंड फ्लोर्स पे जाकर देखो स्पा और फ्रंट फ्रंट पे तो बैंक बैंक्स से वगैरह, बैंक एटीएम बैंक्स। अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ, एक डीएलएफ का ही मॉल था सेंट्रल प्लाजा, इफ्को चौक पे था, एनएच क्रॉस कर रहा था, सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, एमजी रोड था उस समय के, तो बहुत पॉश एरिया बताता था कि मेन रोड का प्रॉपर्टी है, एनएच है, सब कुछ सही था भाई, प्रॉपर्टी का तो रेट एप्रिशिएट होना चाहिए था। लेकिन सेम इसके साथ में गलेरिया मार्केट आया था जिसका कोई अच्छा लोकेशन नहीं था, एकदम दबे हुए लोकेशन पे था, रास्ता भी 30 मीटर पे था। एक प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा चल रहा है और दूसरा एकदम नहीं चला था, चला था ठीक ठाक चला था, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक था। दूसरा बहुत ज्यादा चल गया गलेरिया मार्केट। रीजन क्या है? लोकेशंस भी देखो आप, जमीन आसमान का वही फर्क तो है, फिर भी चल ब्रांड दोनों डीएलएफ है, क्यों मतलब ऐसा क्या हुआ? आई थिंक लीजिंग। यस, लीजिंग, कि आपके पास जो दुकान में किराएदार कौन है, आपका टेनेंट कौन है, लीजिंग बहुत मतलब रखता है कि आपके पास ब्रांड कौन सा है। आज आप गैलेरिया मार्केट की बात करते हैं तो 1200 से 1300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल आ रहा है, पर स्क्वायर फीट का 1300 रुपया। सपोज कि आपके पास 500 स्क्वायर फीट का दुकान है तो आपको 6.5 से 7 लाख रुपए किराया मिल रहा है महीने का। सेम हम दूसरा बात करें कि आप बात कर लो, कमर्शियल की बात करते हैं तो हम, एक प्रोजेक्ट है मॉल ऑफ इंडिया, डीएलएफ का है, खूब चल रहा है, अक्रॉस द रोड जीआईपी है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, लोकेशन तो दोनों का सेम है, बट ऐसा क्या हो गया? लीजिंग। अब समझ में आया कि कमर्शियल हमेशा लीजिंग की वजह से चलता है, कौन ब्रांड आ रहा है कौन ब्रांड नहीं आ रहा है। मैं आपको अभी लेटेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब कोविड के बाद ना 2 बिल्डिंग ऑफिस का बहुत अच्छा तैयार हुआ है। एक आप एआईपीएल का बिजनेस क्लब है, एआईपीएल बिजनेस क्लब बहुत अच्छा तैयार हुआ। उसके बगल में वर्ल्ड मार्क है, वर्ल्ड मार्क भारती का ग्रुप है, बट दोनों के ऑफिस में देखो जमीन आसमान का फर्क है। तीसरा नया बिल्डिंग है डीएलएफ का, कि बनने के साथ ही पूरा लीज आउट हो गया वो, जो एनएच पे है। लेकिन चौथा बिल्डिंग हम बात करें तो M3M का है, आईएफसी, आज भी खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है अभी भी। जबकि 42 फ्लोर का बिल्डिंग है, बहुत अच्छा बना हुआ है, एक माइंड ब्लोइंग लोकेशन भी पॉइंट पे, लोकेशन बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे बिल्डिंग बहुत पसंद है, बट टेनेंट कौन है? खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। बिजनेस क्लब अंदर की तरफ है भाई, ये मेन रोड का प्रॉपर्टी, मेन एक्सटेंशन रोड पे है, वो एकदम अंदर में जाकर के है, अंदर 700-800 मीटर अंदर जाते हो, फिर और अंदर जाते हो तो वो प्रॉपर्टी आता है। तो लीजिंग जो है कमर्शियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप खुद देख लो, अभी न्यू गुड़गांव में हम जाते हैं तो वहां पे एक बिल्डर है अमिया सफायर, उसने 83 लेकर के आया, वो मार्केट धड़ करके भर गया, मतलब ऑन होने से पहले भर गया। रीजन क्या था? वहां पे डिमांड था, बट ब्रांड की बात करो तो कोई ब्रांड नहीं है उसमें, कोई ब्रांड नहीं है, बिकॉज वो जरूरत थी इसलिए चल गया। आप अमेय सफायर 83 की बात करते हैं, वहां पे कोई ब्रांड नहीं मतलब है। वैसे कोई ब्रांड्स नहीं है, जो क्रीमी ब्रांड्स होते हैं सारे आप वो। एआईपीएल जॉय स्ट्रीट को देख लो, अब जॉय स्ट्रीट की बात करते हैं तो अब देख लो वहां पे ब्रांड कौन कौन से हैं। जो प्रॉपर्टी लोगों ने 22-23 हजार रुपए पे खरीदा हुआ था, आज ग्राउंड फ्लोर के रीसेल 45 हजार आराम से 45-40 हो रहा है। उसके साथ में अब देख लो अरबाना, जिसका फ्रंटेज बहुत खूबसूरत है, M3M अरबाना बहुत खूबसूरत है, एकदम ओपन मार्केट है। आई थिंक मुझे लगता है कि पहला मार्केट है जिसका 700-800 मीटर का फ्रंटेज है, फ्रंटेज उसका सबसे यूएसपी है देखा जाए, बिल्कुल। बट मार्केट नहीं चला। और कॉर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्नर क्या है, लेकिन मार्केट नहीं चला। रीजन क्या था? लीजिंग नहीं करा पाया। जब लीजिंग बिल्डर नहीं करा पाता है तो जो ऑनर होते हैं शॉप के ना, वो क्या करते हैं, किसी को ला करके रख देते हैं। तो जब किसी को ला करके दे तो मार्केट तो चलेगा ही नहीं चलेगा, बिल्कुल। आपके पास लीजिंग का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। प्लस जैसे मार्केट बंद करके तैयार हुआ, अब 2 साल 3 साल के अंदर नहीं भर पाते हैं तो फिर वो मार्केट खत्म हो जाता है। लाइव एग्जांपल आपका देखो, आप एक्सटेंशन की बात करते हैं, वही अरबाना प्रीमियम मार्केट बना, लीज नहीं करा पाए, कॉस्मोपॉलिटन मार्केट बना, लीज नहीं पा, अब स्ट्रगल हो रहा है। तो ये कमर्शियल में ना एक चीज समझना जरूरी है कि बिल्डर जो है सिर्फ बना करके दे देता है इसलिए हम बाई कर ले, ये नहीं करना चाहिए। आप बिल्डर का लीजिंग एक्सपर्टीज कितना है उस पर बात करना बहुत जरूरी है।
एक प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम होता है, किस टाइम फ्रेम तक वो लेज्ड आउट नहीं हुआ तो फिर वो कभी नहीं हो पाता है। आप सोना रोड के सारे मार्केट को देख लो, सोना रोड पे आप जा जाओ तो मैक्सिमम स्पेस का है, स्पेस का है, जेएमडी का है, आज भी खाली पड़े हुए। रीजन क्या है कि बिल्डर को बस बेच करके बाहर निकलना था, उसके बाद उसको कुछ करना ही नहीं था। जहां पे आप कुछ नहीं करोगे तो वहां पे कैसे चलेगा, नहीं हो पाता। तो कमर्शियल में ना कुछ चीजों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, आज से 1 साल पहले M3 ने एमजी रोड पे एक प्रोजेक्ट निकाला था, बन भी रहा है, 1.5-2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे उसने ग्राउंड फ्लोर बेचा है। अब कभी आप सोच करके देखो कि जो आदमी 1.5 लाख या 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे ग्राउंड फ्लोर का दुकान बेच रहा है तो कितना रेंटल आना चाहिए। जबकि आप उस प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में देखो तो आप एमजीएफ का मार्केट खाली है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वो। एमजीएफ का 2 प्रोजेक्ट है ना, रोड के इस तरफ उस तरफ, दोनों खाली है। तो ऐसा क्या है, और प्लस लोग कौन है जो खरीदते हैं। कभी कभी ना यहाँ पे लोगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये कौन लोग हैं जो कि कुछ भी आता है खरीद लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार कमर्शियल बहुत बेकार, बिकॉज मेरा पैसा फंस गया। पहले तो ये रिसर्च नहीं करते, खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्लेम करते हैं। तो ये सब चीजें, अब देखो एक मार्केट है गुड अर्थ, बहुत बेकार लोकेशन पे है, सेक्टर 50 में दबा हुआ लोकेशन है, मार्केट खूब चल रहा है। आप सेक्टर 68 में देखो, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर के नीचे मार्केट आ गया है, आर्या खूब अच्छा चल रहा है, आर्या मॉल देखो खूब बहुत चल रहा है, बहुत आप जाके भीड़ देखो। बिल्कुल हाँ। तो ये फर्क है ना कि बिल्डर कौन है, उसका लीजिंग एक्सपर्टीज कैसा है, ये कमर्शियल को ड्राइव करता है। यदि अदरवाइज मार्केट में बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको बेचना है, बेच करके निकल जाना है, रेट कुछ भी रखेंगे, लोग खरीदेंगे और बाद में कमर्शियल को ब्लेम करेंगे। यही हो रहा है प्रेजेंट टाइम अभी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोग हाइप क्रिएट करते हैं, उसके बाद माल आपको बेच देते देखो हैं, ना, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टर देखो ना, पैसा किसी भी मार्केट उठा लो, पिछले 5 साल में जो मार्केट बना है, अब गिनती करके बता दो कितने मार्केट चल रहे हैं और नहीं चलने का रीजन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो नहीं चल रहा है उसका रीजन क्या है। लीज फैक्टर सबसे, ये इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं कभी कभी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ, कुछ भी होता है तो लोगों का क्वेरी आता है, आप इस प्रॉपर्टी को बेच दो। आज के समय में आप बिलीव नहीं करोगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट में खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले बैठे हुए हैं और उनका ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें, जब हम कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करते हैं तो हमें बिल्डर का बैकग्राउंड और लीजिंग बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। ये कि लीज कराएगा या नहीं कराएगा। बनाने के लिए तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग बना रहे हैं, अरबाना से खूबसूरत बिल्डिंग कोई और नहीं बना सकता है। बहुत अच्छी बिल्डिंग, कॉस्मोपॉलिटन, यदि कोई कॉस्मोपॉलिटन बोले तो मुझे लगता नहीं है कि उससे खूबसूरत बिल्डिंग कोई और है। आप तीसरा बिल्डिंग की बात करते हो तो आईसीसी है, आर्यो सिटी सेंटर, उससे खूबसूरत बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता है, बट खाली है। क्या मतलब खूबसूरत इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिले, फिर क्या मतलब उसका। भाई आपका ये आर्किटेक्ट आ गया, आपका ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये डिजाइनर है, ये लाइटिंग है, ये सारा मतलब सारा बेकार हो जाता है, वो लीज नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं उसका। अगर इन्वेस्टर टाइम फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ विद इन 2 to 3 ईयर मार्केट नहीं चला तो मार्केट डेड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे बिल्डर के पास है लीज अथॉरिटी, वो लीज पर दे रहा है, तो 2 से 3 साल के अंदर उसने लीज आउट नहीं करी शॉप्स, तो खत्म है मार्केट ना, खत्म है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ ये ही नहीं कि लीज पे दे रहा है तभी हम इन्वेस्ट करते हैं, ये भी देखना पड़ता है कि कितने सालों में ये लीज करके दे देता है प्रॉपर्टी। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, तो अभी तक हमने कमर्शियल और रेजिडेंशियल के ऊपर क्लैरिफाई किया कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सबसे बेस्ट है और कमर्शियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ आपके माइंड में भी सवाल आ रहे होंगे कि गुड़गांव के अंदर अभी ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं। तो कमर्शियल से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, कौन से ऐसे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो। देखिए अभी शिवम क्या है कि अभी हम हाल फिलहाल में देखें तो 5 नया प्रोजेक्ट है जो कि अपकमिंग है, या तो किसी का रेरा आ गया है या आने वाला है। बिल्डर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में भी बात कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है सेक्टर 114, वहाँ पे एक अराइज जो है स्पेस का ही एक पार्ट है अराइज, वो अपना प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। दूसरा हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो सेक्टर 109, ये दोनों प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गया। सेक्टर 109 में आपका एक यासिका बिल्डर है, नया बिल्डर है, आया है, अपना ले करके आ रहा है। कैसा होगा क्या होगा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस पेज के साथ क्या है कि वो
बनाता बहुत अच्छा है लेकिन वो खत्म। आज भी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे उसका प्रॉपर्टी है जो ग्राउंड फ्लोर पे कस्टमर ने 11,000 में खरीदा था, आज भी 11,000 में बेचने को तैयार है। क्या मतलब उसका? कुछ नहीं। यासिका के बारे में अभी कुछ नहीं पता है कि बिल्डर कैसा होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर आते हैं ऐलान का, सेक्टर 82 में वो अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। वो मॉल है, वो हाई स्ट्रीट मार्केट नहीं है, वो मॉल है। 10 साढ़े 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, मॉल है। उसमें 5 स्टार होटल, रिटेल, सिनेमा हॉल सब कुछ लेकर के आ रहा है। चौथा जो है AIPL है। AIPL 2019 के बाद प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है, जो कि काफी लंबा गैप हो गया है। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 88 में है, कॉर्नर का प्लॉट है, 10.5 एकड़ का प्लॉट है। JV में है AMB के साथ, JV में है AMB के साथ। AIPL बनाता बहुत अच्छा है, चलाता बहुत अच्छा है। फिर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है लैंडमार्क का, वो भी 88 में है। 88 3.25 एकड़ का जमीन है। मेन जो 88 सेक्टर है ना, प्योर कमर्शियल सेक्टर है, प्योर कमर्शियल सेक्टर है। और लैंडमार्क और AIPL के बीच का जो लैंड पार्सल है ना, वो DLF का है। एंड लैंडमार्क वाले प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि इसे जो तीनों फ्लोर होगा ना, बिकॉज इसको चलाने वाले बंदे ना एक्सपर्ट है, वो मार्केट के एक्सपर्ट है, जो मैनेजमेंट में है एक्सपर्ट लोग हैं। इसका सराउंडिंग जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। यदि हम इसको डेली नीड बेसिस पे भी बात करें तो ये मार्केट चल जाएगा। रीजन क्या है? स्मार्ट वर्ल्ड 53 एकड़ में है, उसमें करीब करीब 4900 फ्लैट है। बगल में सिग्नेचर का है, उसके फ्लैट है। उसके बगल में ग्रीनोपोलिस है 3C का। आज नहीं तो कल उसको उसी तो मिलना ही मिलना है, कोई ना कोई आकर टेक ओवर करेगा, बात कंप्लीट हो गया। उसके सामने आप देख लो तो गोदरेज का एयर है, SS ग्रुप का है। तो लाइन से रेसिडेंशियल है और ये प्योर कमर्शियल सेक्टर है 88, जहाँ पे सिल्वर ग्लेड आ गया, DLF हो जाएगा, बेस्टेक है, AIPL हो गया, लैंडमार्क हो गया, अभी 1-2 और प्लेयर आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा सेक्टर ही हैपनिंग होगा। और ये मेन एक्सप्रेसवे का है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो है ही है। 135 मीटर वाइड रोड है, कॉरिडोर, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर उस पे भी है, और 60 मीटर। तो ये पूरा का पूरा इसका सराउंडिंग बहुत अच्छा है, आसपास का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन, इंपॉर्टेंट एरिया में है ये। तो यहाँ पे नया लॉन्चेज होने वाला है, क्या प्राइसिंग है क्या नहीं है, अभी सब कुछ एंटिसिपेटेड है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो बस ये एक हल्का से इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 5 है अभी। बाकी बहुत सारे ACO प्लॉट आ रहे हैं, बट ACO का क्या है ना कि अब मैं जहां देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है, बिकॉज बिल्डर लेज आउट नहीं करा पा रहे थे, तो उनको एक सस्ता तरीका मिल गया कि ACO प्लॉट निकाल कर बेच दो। तो ACO जो है वो ओवर सप्लाइड हो चुका है। SEO आज के टाइम पे हर सब जगह है, जो कि इसको थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए। इसलिए कि कहीं पे भी आधा एकड़ भी प्लॉट है तो उसमें ACO बना दे रहे हैं, कहीं 1 एकड़ का है वहां पे भी ACO बना रहे हैं। जिस बिल्डर को कोई जानता नहीं वो भी अपना ACO लेकर आ रहा है, जो अफोर्डेबल के सामने का कमर्शियल का लैंड है उसको भी ACO में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये बिल्डर करना क्या चाह रहा है। बिल्डर तो ठीक है, बायर को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, इन्वेस्टर को भी। तो इन्वेस्टर को तो ये सोचना पड़ेगा ना, इन्वेस्टर ये चीजें देखे, पैसा लगा रहे तो पैसा लगाने के पहले उनको सर्च और रिसर्च करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वही आएगा जैसे बीच में कमर्शियल के लोग बोल रहे थे कि मार्केट खराब है, मेरा पैसा फंस गया, वो ACO के साथ होना। अभी तो हाइप बनी हुई है SEO की, सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज प्लॉट है, हाइप बना हुआ है। लेकिन एक चीज और है कि जिस तरीके से गुड़गांव में पॉपुलेशन आने वाला है ना, यहाँ पे सब कुछ चलेगा। और प्रॉपर्टी ऐसा चीज है कि डाउन द लाइन आप उसको टाइम देते हो तो कभी भी नुकसान नहीं देगा। कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा लो, प्रॉपर डेप्रिशिएट वैसे होती है, डेप्रिशिएट तो कभी भी नहीं होगा, अप्रिशिएट तो होगा ही होगा टाइम के साथ साथ ना। बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रियल एस्टेट में आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। ये बहुत किस्मत वाले होते हैं कि थोड़ा लगाए बहुत जल्दी निकल गए, बट उसमें ऐसे भी किस्मत वाले होते हैं कि आए लगाएं और अटक गए। तो दोनों चीजें साथ साथ चलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कम्प्लीटली कमर्शियल के बारे में कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कमर्शियल में। वैसे तो मोस्टली चीज़ें क्लियर कर दी हमने, चाहे अगर हम मोटे तौर पर माने कि कमर्शियल रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सही है, स्पेशली गुड़गांव के हिसाब से भी कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा और डिटेल्स जानना चाहते हैं, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।